नमस्कार दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि साइंस स्टार्ट किया हमने, हमारा पहला लेक्चर आप तक पहुंच भी जाएगा, जिसमें भाई सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने बोला था आपको कल, जैसे आपका एसएससी है, रेलवे है, या आप व्यापम के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं तो एमपीएसआई है, कांस्टेबल है, पटवारी है, आपका फॉरेस्ट है, तो इन सभी का मैं जब आप वेटेज देखोगे साइंस का तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने ही है। और कुछ एग्जाम तो ऐसे जहां पे फिक्स आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो इन्हीं को भाई हमने नजर में रखते हुए स्टार्ट किया है आपका बायोलॉजिकल। पहले ही क्लास लगी थी आपकी बायोलॉजी की, जिसमें बस नॉर्मली इसके बारे में अपन ने समझा, इसका अर्थ देखा कि भाई बायोलॉजी, जैसे कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, तो अपन ने भाई इसको जब ब्रेक किया, तोड़ा इसको, तो दो शब्दावली हमारे पास आती है, बायो प्लस लॉजी। बायो का भाई मतलब अपन ने देखा जीवित चीजें, और लॉजी का मतलब क्या होता है आपका अध्ययन करना, यानी समस्त जीवित चीजों का या जितने भी भाई जीव जंतु हैं उन सभी का अध्ययन करना या विशेष अध्ययन करना ही क्या है आपका बायोलॉजी है। क्या बोलेंगे भाई आप इसको, जीव विज्ञान। और विज्ञान का मीनिंग क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई, विशेष अध्ययन करना। और जीव तो आपको पता ही है, यानी समस्त जीवों का, जीव जंतुओं का भाई विशेष अध्ययन करना ही क्या है, जीव विज्ञान। यानी जितनी भी जीवित चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जो हैं, उनका विशेष अध्ययन करना ही क्या है आपका बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी का जो अर्थ है वो हमने क्लियर किया, लेकिन मैंने बोला भाई थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि बायोलॉजी है क्या, कब आया या किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, या बायोलॉजी के बारे में बताया किसने हमको, आखिर आया कहां से ये शब्द। पढ़ना स्टार्ट किया उसको भाई हमने देखा कि सबसे पहले साइंस के क्षेत्र में अगर कोई शब्दावली आई तो वो क्या है आपका नेचुरल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान। जो हमारे पास पहला शब्द आया है, जो पहली शब्दावली है, यह है आपका नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। और ये जो प्राकृतिक विज्ञान है इसके अंतर्गत क्या है भाई, हमारे आसपास की पूरी चीजें, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जितनी भी हमारे आसपास में घटनाएं जो घटित हो रही हैं, या जो भी आपका आसपास का वातावरण है, जो भी चीजें आप देख पाते हो, जो भी सारी चीजें उपस्थित हैं, वो क्या है आपका पूरा नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है। अब भाई आप प्राकृतिक विज्ञान में इन सारी चीजों को एक साथ तो पढ़ने से रहे। भाई मैंने आपको बताया अगर आप गणित, आप इंग्लिश, आप हिंदी, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिला दो आप और पढ़ना स्टार्ट करो, क्या आपको समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगी भाई वो। भाई आपके पास कोई एक सब्जेक्ट ही है, अगर उसको आप चैप्टर में डिवाइड ना करो और पूरे पाठों को, पूरे जितने भी अध्याय हैं उन सबको मिक्स कर दो आप एक साथ और फिर पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ लोगे भाई? नहीं पढ़ सकते, पूरा दिमाग में खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा उसका। इसलिए इसी प्राकृतिक विज्ञान से बायोलॉजी को अलग किया गया। और ये किसने किया? आपके अरस्तु ने। आपके जो एरिस्टोटल हैं, जो आपके यूनानी दार्शनिक हैं, इन्होंने इसी नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कौन कहलाते हैं? आपके अरस्तु कहलाते हैं। आपका जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसके पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। और अलग करके दो भागों में बांट दिया इन्होंने, एक जंतु विज्ञान और एक क्या बोल दिया? वनस्पति विज्ञान। यानी एक जंतु बोल दिया और एक वनस्पति बोल दिया, यानी इसको दो भागों में इसने डिवाइड कर दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया बायोलॉजी को।
तो कहां से आया, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, पहले शब्दावली कौन सी आई, बायोलॉजी का अर्थ क्या है, इतना हम कल पढ़ चुके थे। और आगे भाई बढ़े हैं अपन प्राकृतिक प्रमुख वैज्ञानिक पे, ये अपन ने स्टार्ट किया, इसी को आज कंप्लीट करना है। प्राकृतिक विज्ञान में सबसे पहले भाई किसको पढ़ा अपन ने, अरस्तु को। ठीक है भाई, अरस्तु के बाद आपके थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस के बाद हिपोक्रेटस, ये तीनों पढ़े हैं ना, 384 से 322, 285, 400 से 370 ईसा पूर्व। ये कब की घटना है भाई आपकी, ईसा पूर्व की, यानी ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटनाएं हैं ये सभी। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व। इस व्यक्ति को भाई फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। इस व्यक्ति ने 500 प्रकार के जीव जंतुओं पर अध्ययन किया और उसका वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया, जंतु इतिहास, इनकी किताब का नाम है अरस्तु की। उस जंतु इतिहास में इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का पर अध्ययन करके उसका वर्गीकरण किया। उस किताब में पूरा वर्णन मिलेगा आपको, इसलिए तो इनको जंतु विज्ञान के पिता कहते हैं। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी जब भ्रूण का विकास होता है, जब गर्भाशय में बच्चा बनता है, भ्रूण बनता है, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से उसके अंग बनते हैं, पहला अंग कौन सा बनता है, किस प्रकार से उसका विकास होता है 1 से 9 माह के बीच, वो सब इन्होंने बताया। इसलिए इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे थियोफ्रेस्टस पे हमने डिस्कस किया कि भाई आपकी फादर ऑफ बॉटनीलॉजी, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लेनेटोरिया में 500 प्रकार की वनस्पतियों पर अध्ययन किया और उसी अध्ययन का प्रकाशन, उसी अध्ययन का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। इन्होंने पत्तियों को एकत्रित करना प्रारंभ किया था भाई। आज आपके सामने रख दी जाए 100 से 200 पत्तियां, आप समझ नहीं पाओगे कि ये किस पेड़ की, ये किस पेड़ की है आज। और उन्होंने ये सभी ईसा पूर्व में ही बता दिया था। कितने, वो भी 500 प्रकार की वनस्पति। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़े हम। हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। मानव रोगों पर इन्होंने लेख लिखा था, पहला लेख लिखा गया था मानव रोगों पर। इसलिए आज भी जो आपका मेडिकल क्षेत्र है, वहां बच्चे भी इनके नाम से शपथ को ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। तो वो कौन थे आपके, हिपोक्रेटस। फिर चौथे नंबर पे आए आपके प्लिनी। ये घटना है भाई आपकी 30 ईस्वी, और इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान नामक एक ग्रंथ की रचना की। आपके जो प्लिनी हैं, इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान नामक एक ग्रंथ लिखा, प्राकृतिक विज्ञान नामक एक लेख लिखा। इसलिए प्लिनी को प्राकृतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। ये आपके प्लिनी हैं भाई, जिन्हें नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। फिर आए आपके गैलेन। दो 200 ईस्वी। और गैलेन जो व्यक्ति हैं,
इन्होंने जीवों के आंतरिक अंगों के, गेलेन ने जीवों के आंतरिक अंगों के कार्यों का वर्णन किया। भाई जैसे अपने आंतरिक अंग, आपका आमाशय हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, पित्ताशय हो गया, आपके लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, आपका हार्ट हो गया। तो ये जो आंतरिक अंग हैं, इन अंगों के कार्यों का वर्णन किया इन्होंने कि भाई जो अंग हैं अंदर के, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से उसका इलाज होगा, वो सारी बातें गेलेन ने बताया। इसलिए आपके जो गेलेन हैं, इनको प्रयोगात्मक या कार्यकी विज्ञान के जनक कहा जाता है। भाई आपके जो गेलेन हैं, इनको प्रयोगात्मक या कार्यकी विज्ञान के जनक कहा जाता है। जीवों के आंतरिक अंगों के कार्यों का वर्णन कर दिया इन्होंने। आज हमको पता नहीं चल पाता है भाई, आज आपको पता नहीं चल पाता है कि भाई कौन से अंग का क्या कार्य है। आप पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए, तब भी कईयों को तो समझ में नहीं आता है कौन सा अंग का कार्य क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, किसके काम नहीं करने से क्या समस्या हो जाएगी, वो सारा वर्णन करके रख दिया था गेलेन ने। इसलिए आज भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप देखोगे गेलेन का फोटो जरूर मिलेगा आपको। जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वहां के जो ऑपरेशन थिएटर है, उसके बाहर इस व्यक्ति की फोटो देखने को मिल जाएगी, गेलेन की। भाई वैसा उन्होंने काम किया है। प्रयोगात्मक विज्ञान के पिता वैसे ही थोड़ी ना कहलाते हैं, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक या कार्यकी विज्ञान के पिता कहा गया गेलेन को। कब? सन 200 ईस्वी की बात हो रही है। लेकिन 200 ईस्वी के बाद आगामी 1000 वर्ष तक, 200 ईस्वी के बाद आगामी 1000 वर्ष तक विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी शोध नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? क्योंकि पूरी दुनिया में मारा काटी चालू हो गई। लोगों के मनों में राज्य की लालसा बढ़ने लगी, लोग दुनिया पर राज करना चाहने लगे, दुनिया में लड़ाइयां होने लगी, युद्ध होने लगे, साम्राज्य विस्तार होने लगे। इसलिए लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान देना बंद कर दिया। 1000 वर्ष तक इस क्षेत्र में कोई शोध नहीं हुआ। यानी 1000 साल तक विज्ञान जो था आपका अंधकार युग में रहा। विज्ञान का अंधकार युग कहलाता है 1000 वर्ष। कब के बाद से? आपका 200 ईस्वी के बाद से। यानी आपका जो विज्ञान का क्षेत्र था उसमें किसी भी वैज्ञानिक ने शोध नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। फिर सन 1300 ईस्वी में अल्बर्ट मैग्नस नामक एक व्यक्ति ने जंतुओं पर एक लेख लिखा। कब लिखा? सन 1300 ईस्वी में। सन 1300 ईस्वी में 1000 वर्ष जब अंधकार युग में रहा, तो उसके बाद सन 1300 ईस्वी में एक जंतुओं पर एक लेख लिखा गया अल्बर्ट मैग्नस के द्वारा। और यही भाई आपका विज्ञान का पुनर्जागरण काल कहलाता है। यही आपके विज्ञान का पुनर्जागरण कहा गया। यही आपके साइंस का पुनर्जागरण कहलाता है 1300 ईस्वी। क्योंकि 1000 वर्ष तक तो कुछ नहीं हुआ भाई। फिर अचानक एक लेख लिखा गया जंतुओं पर 1300 ईस्वी में।
कौन थे वो आपके? अल्बर्ट मैग्नस। ठीक है, फिर 1300 ईस्वी से आगे बढ़े 1590, लियोनार्डो दा विंची। ये जो व्यक्ति हैं ये ऑलराउंडर व्यक्ति हैं, इन्हें हर सब्जेक्ट से परिपूर्ण, हर सब्जेक्ट का ज्ञान था इनके पास। इसके अलावा स्पोर्ट सेक्टर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, ये सारी चीजें इस व्यक्ति को आती थी। और फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी का मतलब जो जीवाश्म होते हैं, यानी किसी भी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पृथ्वी पर जीव कब आए, मनुष्य कब आया, उस जीव का या उस मनुष्य का विकास कैसे हुआ, जो जीवों के अंश हैं उन सब के बारे में इस व्यक्ति ने बताया है, लियोनार्डो दा विंची ने। इसलिए इनको फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी जीवाश्म के पिता कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची को। यानी किसी भी जीव की उत्पत्ति कैसे होती है भाई, उस जीव का विकास कैसे होता है, अगर इस पृथ्वी पे मनुष्य आया या जीव आया तो वो कैसे आया, उसका विकास कैसे होता गया, उसमें परिवर्तन कैसे आता गया, वो सारी चीजें इन्होंने बताया। इसके बाद आए अगले वैज्ञानिक कार्ल लिनियस, 1707 से 1778। और ये व्यक्ति को आप जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कार्ल लिनियस जिसका सबसे ज्यादा योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा अगर विज्ञान के क्षेत्र में किसी का योगदान है तो वो है आपके कार्ल लिनियस। इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्हें वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। अभी तक हमने इतने वैज्ञानिक पढ़े, किसी ने जीवों का वर्गीकरण किया क्या भाई? लेकिन कार्ल लिनियस ने जीवों को वर्गीकृत करना प्रारंभ किया। इसलिए वर्गीकरण के पिता या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कहलाते हैं? आपके कार्ल लिनियस कहलाते हैं। इसके अलावा जो जीवों की द्विपद नाम प्रणाली है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, आपने सुना होगा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जो द्विपद नाम प्रणाली है, यानी इनके अनुसार हर जीव का जो नाम होता है, जो साइंटिफिकली नेम होता है, उसके दो भाग होते हैं भाई। जैसे मनुष्य का भाई वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। और ये जो नाम दिया गया है द्विपद नाम प्रणाली, वो किसने दिया? आपके कार्ल लिनियस ने। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनके नाम के दो भाग होते हैं। पहला तो कहलाता है उनका वंश और दूसरा कहलाता है उनकी जाति। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि होमोसेपियंस में हमारा वंश कौन सा है और हमारी जाति कौन सी है, तो वंश तो आपका होमो हो गया और दूसरा आपका सेपियंस क्या हो गया? जाति, जिसमें वंश को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जाति हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। भाई आपने देखा होगा ऐसा शुरू होता है भाई, होमो सेपियंस, यानी पहला जो लेटर है भाई ये आपका कैपिटल आएगा
होमो वाला, और सेपियंस वाला क्या आएगा भाई आपका स्मॉल लेटर। तो ये जो नाम प्रणाली है द्विपद, वो भी किसने दिया? आपके कार्ल लिनियस ने ही दिया है। और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? आपके कार्ल लिनियस ही कहलाते हैं। अच्छा, इनकी पुस्तक याद रखोगे आप, नाम सिस्टीमा नेचुरा प्लेंटेनम फिलोसफिका बॉटनिका। ठीक है भाई, एक सिस्टीमा नेचुरा हो गया, एक स्पीसीज प्लेंटेनम हो गया, स्पीसीज प्लेंटेनम, सिस्टीमा नेचुरा और फिलोसफिका बॉटनिका। ये तीन इनकी किताब का नाम है भाई। तीनों नाम आप ये रट लोगे भाई, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तीन किताबें हैं भाई कार्ल लिनियस की। पहली किताब आपकी सिस्टीमा नेचुरा, दूसरी प्लेंटेनम स्पीसीज प्लेंटेनम, और तीसरा हो गया आपका फिलोसफिका बॉटनिका। ये तीन किताब याद रखोगे भाई आपकी कार्ल लिनियस की। यानी इतने सारे वैज्ञानिक तक पहुंच चुके हैं हम, उसके बाद आपके 1802 में पहुंचे हम, और 1802 में आए आपके लेमार्क और ट्रेविलेमस, जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया जीव विज्ञान का। अब जाके भाई जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग हो रहा है 1802 में, आप खुद देख लो। पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है सन 1802 में, और वो किया है लेमार्क और ट्रेविलेमस ने। लेमार्क फ्रांस का रहने वाला है, तो ट्रेविलेमस जर्मनी का। अब जाके पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? लेमार्क और ट्रेविलेमस के द्वारा 1802 में। एक फ्रांस का रहने वाला है तो दूसरा जर्मनी का रहने वाला है। और इसी लेमार्क ने लेमार्किज्म थ्योरी भी दिया है आपकी। लेमार्किज्म थ्योरी क्या बोला इस थ्योरी में? कि हम हमारे शरीर के जिस भाग का जितना ज्यादा उपयोग करते हैं वो उतना ही मजबूत होता है। भाई देख लो आप, कोई व्यक्ति आपको एक लेफ्टी मिलेगा तो कोई व्यक्ति आपको राइटी मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर राइटी है तो उसका लेफ्टी वाला हैंड उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता जितना उसका राइटी होता है। कोई व्यक्ति लेफ्टी है तो वो जितना आपका लेफ्ट वाले हैंड का प्रयोग करेगा उतना ज्यादा ये मजबूत होता है और ये उसका कमजोर होता है। दिमाग देखो आपका, जितना ज्यादा आप दिमाग का उपयोग करोगे उतना ज्यादा शार्प होता है माइंड आपका, उतना ज्यादा मजबूत होता है आपका दिमाग। तो वही आपकी लेमार्किज्म थ्योरी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जिसमें बोला आप जिस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग करोगे वो उतनी ही मजबूत होती है। जिराफ नेक के ऊपर उसने ये सिद्धांत दिया था, जिराफ की गर्दन के ऊपर। तो पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हो रहा है? 1802 में हो रहा है, लेमार्क और ट्रेविलेमस के द्वारा। तो ऐसे एक के बाद एक कई वैज्ञानिक आते गए, अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने मत रखे, कई सारी किताबें आई। तो भाई ये पहला टॉपिक स्टार्ट किया था हमने प्रमुख वैज्ञानिक, जिसमें इतने वैज्ञानिक आपको कंपलसरी याद रखने ही हैं। और इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी आपका, और उन्हीं शाखाओं के हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो अगला जो टॉपिक है आपका सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या रहने वाला है? शाखा। तो सबसे पहले तो व्यवस्थित तरीके से एक आप नोट्स तैयार कीजिए, जिसमें पूरा व्यवस्थित जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से आपको पढ़ते चलना है, उसको नोट करते चलना है। नोट नहीं करोगे तो आप पढ़ के भूल जाओगे वो चीजें।
इसलिए उनको नोट करते चलिए। आप व्यवस्थित एक नोट्स तैयार कीजिए ताकि रिवीजन हम बहुत स्पीड से उसको कर सकें, दोबारा पढ़ सकें आसानी से। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका शाखाएं रहेगा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, शाखा कैसे बनती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद।